हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर राजेश कुमार मीना, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से सोशलॉजी डिपार्टमेंट। आज का जो अपना टॉपिक है वो मीनिंग ऑफ सोशलॉजिकल थ्योरी है। इससे पहले भी मैंने इसी टॉपिक के संदर्भ में आपको वीडियो प्रस्तुत किया था। आज अपन मीनिंग ऑफ सोशलॉजिकल थ्योरी के अंतर्गत रॉबर्ट के मर्टन ने जो समाजशास्त्र सिद्धांत के अर्थों को क्लासिफिकेशन किया है, वर्गीकृत किया है, उसको मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूँ। समाजशास्त्रीय सिद्धांत सोशलॉजिकल थ्योरी कोई इतना छोटा कॉन्सेप्ट या अवधारणा नहीं है कि हम उसे बहुत ही संक्षिप्त में उसको समझा सके। ये बहुत ही विस्तृत और इसके अंतर्गत सोशलॉजिकल थ्योरी के अंतर्गत बहुत सारी अप्रोच हैं, मेथोडोलॉजी, मेथड, टेक्निक्स हैं जो सोशलॉजिकल थ्योरी को स्पष्ट करती है। रॉबर्ट के मर्टन ने इसकी काफ़ी विशद व्याख्या करी है, विस्तृत रूप से। उनके अनुसार वो कहते हैं कि कुछ लेखक शास्त्रीय समाजशास्त्र जो क्लासिकल सोशलॉजी को ही सिद्धांत मान लिया गया है, जैसे संघर्षवादी सिद्धांत, प्रक्रियावादी सिद्धांत। कुछ समाजशास्त्री पद्धति शास्त्र के लिए सिद्धांत शब्द का प्रयोग करते हैं, जो मेथोडोलॉजी काम में लेते हैं सोशलॉजी में, जिस मेथड से वो सोशल प्रॉब्लम्स का, सोसाइटी की रियलिटी का या उससे संबंधित जो भी तथ्यों का अध्ययन वो करते हैं, उसके लिए जो मेथोडोलॉजी काम में लेते हैं उसको भी सिद्धांत, समाजशास्त्र सिद्धांत कह देते हैं। कुछ समाजशास्त्र के जो लेखक हैं जैसे माइल दुर्खिम है, वह आनुभविक सामान्यीकरण, एम्पिरिकल जनरलाइजेशन को सिद्धांत उन्होंने कहा है। इसी प्रकार से दुर्खिम ने पश्य तथ्य अनुभविक अनुसंधान, पोस्ट फैक्टिज्म, एम्पिरिकल रिसर्च के लिए भी सिद्धांत शब्द का प्रयोग किया है। तो ये रॉबर्ट के मर्टन ने बताया है कि क्लासिकल सोशलॉजी, एम्पिरिकल जनरलाइजेशन, पोस्ट फैक्टिज्म, एम्पिरिकल रिसर्च, इन सबको, मेथोडोलॉजी को, इनको सबको एक सिद्धांत के रूप में समाजशास्त्र में माना है। डॉनिच की एक कोटेशन है, उन्होंने कहा कि अवधारणात्मक स्वरूप जो कॉन्सेप्चुअल फॉर्म से विशिष्ट समाजशास्त्रीय अभिमुखन, स्पेसिफिक सोशलॉजिकल ओरिएंटेशन एवं समाजशास्त्रीय प्रारूप, सोशलॉजिकल मॉडल सिद्धांत के रूप में जाने गए हैं। सोशलॉजी में जो कॉन्सेप्चुअल फॉर्म्स हैं, स्पेसिफिक सोशलॉजिकल ओरिएंटेशन है, सोशलॉजिकल मॉडल है, उनको सबको समाजशास्त्र में सिद्धांत ही कहा गया है। अब अपन रॉबर्ट के मर्टन का जो समाजशास्त्र सिद्धांत के अंतर्गत 6 प्रकार के अर्थों को वर्गीकृत किया है, उसको मैं आपको समझाना चाहता हूँ। इसके माध्यम से काफ़ी आपको क्लियर हो जाएगा कि समाजशास्त्र सिद्धांत क्या है और उनका क्या अर्थ लगाया जा सकता है। सर्वप्रथम अपन लेते हैं पद्धति शास्त्र, मेथोडोलॉजी। सबसे पहले तो अपन को ये समझना पड़ेगा पद्धति शास्त्र का क्या इम्पोर्टेंस है, ये किस प्रकार से सामाजिक जो प्रघटनाएं, सोशल फिनोमिना, उससे जुड़ा रहता है और किस प्रकार से समाज की जो प्रक्रियाएं हैं उनका कैसे अध्ययन करता है। पद्धति शास्त्र के अंतर्गत कैसे को महत्व दिया जाता है, जो भी सामाजिक घटनाएं घट रही है वो कैसे घट रही है उसको महत्व दिया जाता है। किसी भी प्रघटना को जानने के विभिन्न आयाम होते हैं और उससे जुड़े हुए विभिन्न प्रश्न जो कि जानने की प्रक्रिया से संबंधित है। पद्धति शास्त्र के अंतर्गत
किस चीज़ को महत्व दिया जाता है कि किसी प्रघटना को जानने के विभिन्न आयाम हो सकते हैं। कोई प्रघटना घटी, उसको प्रकार्यवादी अलग दृष्टि से देखेंगे, संघर्षवादी अलग दृष्टि से देखेंगे, एथनोमेट्रोलॉजी फिनोमेनोलॉजी वाले अलग दृष्टि से देखेंगे। तो बहुत सारे आयाम पक्ष हो सकते हैं और प्रश्न जो जानने की प्रक्रिया से संबंधित हैं वो सब मेथोडोलॉजी के अंतर्गत आते हैं। मेथोडोलॉजी के अंतर्गत तर्क, सत्यापन, विश्वसनीयता, ये सब पद्धति शास्त्र के अंतर्गत आते हैं। तर्क जो अपन ने सामाजिक घटना के विषय में प्रस्तुत करा, उसका वेरिफिकेशन करा, पुनः टेस्टिंग करी कि जो भी तथ्य हमने संकलित करें वो सही है या नहीं है। और विश्वसनीयता, जो भी हमने जानकारी कलेक्ट करी है वो कहाँ तक विश्वसनीय है, उसमें वस्तुनिष्ठता को महत्व दिया गया है या नहीं है, यथार्थता का महत्व दिया गया है नहीं है। तो ये सारी चीज़ों को, तार्किकता को कितना महत्व दिया गया है, अनुभविकता को कितना महत्व दिया गया है, ये सारी चीज़ें सत्यापन, विश्वसनीयता सत्यापन के अंतर्गत आती है और ये सभी मिलकर एक मेथोडोलॉजी को तैयार करती है। तो समाजशास्त्र में आगमन निगमन पद्धति है, वस्तुनिष्ठता है, सब्जेक्टिविटी है, ये सब जो मेथड हैं इनको अगर हम तर्क व सत्यापन विश्लेषण के रूप में अगर प्रयोग करते हैं तो इसको हम मेथोडोलॉजी कहते हैं। सेकंड आपका टॉपिक है सामान्य समाजशास्त्रीय अभिमुखन, जनरल सोशोलॉजिकल अप्रोच। जनरल जो सोशोलॉजिकल अप्रोच होती है उसको भी समाजशास्त्र में सिद्धांत कह देते हैं। अब हम समझेंगे कि अप्रोच क्या है, या उपगम क्या है, या अभिमुखन क्या है। विभिन्न प्रकार के अभिमुखन अथवा उपगम समाजशास्त्र विषय के अंतर्गत विकसित हुए हैं। विभिन्न प्रकार के अप्रोच हैं जो समाजशास्त्र विषय के अंतर्गत विकसित हुई है। जैसे अपन कहते हैं कि वैज्ञानिक अभिमुखन, मानव शास्त्र, मानवीय अभिमुखन, साइंटिफिक ओरिएंटेशन या अप्रोच, साइंटिफिक ह्यूमनिस्टिक अप्रोच या ओरिएंटेशन। अभिमुखन अध्ययन को एक विशिष्ट परिपेक्ष्य प्रदान करता है। अभिमुखन क्या करता है, अप्रोच क्या करता है, जो भी अपन स्टडी कर रहे हैं उसको विशिष्ट एक पर्सपेक्टिव प्रदान करता है। उस पर्सपेक्टिव क्या होता है, किसी घटना को देखने का नज़रिया। अब आपका घटना को देखने का नज़रिया साइंटिफिक भी हो सकता है, आपको घटना का देखने का नज़रिया मानवीय परिपेक्ष्य या ह्यूमनिस्टिक अप्रोच भी आपकी हो सकती है। तो ये दो प्रकार की अप्रोच समाजशास्त्र में मुख्यतः काम में ली जाती है। जो भी बड़े सिद्धांत थे उनमें सब में साइंटिफिक अप्रोच को काम में लिया था, और जो माइक्रो थ्योरीज हैं जैसे एथनोमेट्रोलॉजी, फिनोमेनोलॉजी, इनमें सब में ह्यूमनिस्टिक अप्रोच को उसका प्रयोग किया गया सोसाइटी की रियलिटी को जानने के लिए। तो अभिमुखन या अप्रोच जो है पर्सपेक्टिव, वो अध्ययन को एक विशेष परिपेक्ष्य प्रदान करता है। इसी प्रकार से उपागम किसी सामाजिक प्रघटना को एक विशिष्ट परिपेक्ष्य में देखने, समझने, विश्लेषित करने के लिए सार्थक आधार प्रदान करता है। कोई भी सामाजिक घटना है उसको देखना, समझना व उसको विश्लेषित करने के लिए एक आधार, एक बेस प्रदान करता है अप्रोच या परिपेक्ष्य या उपागम। हर विषय का अपना एक विशिष्ट परिपेक्ष्य होता है और विषय वस्तु भी समान विषय वस्तु होने पर भी विषय के परिपेक्ष्य में भिन्नता देखने को मिलती है। मतलब समान विषय वस्तु है तो भी उनके परिपेक्ष्य में भिन्नता देखने को मिलती है। जैसे उदाहरण के रूप में अपन दें कि कोई प्रघटना है, उसके अनेक विषय के परिपेक्ष्य में उसको देखा जा सकता है, अलग अलग विषय के परिपेक्ष्य में देखा जा सकता है। जैसे एक कुर्सी का अपन अध्ययन ले, चेयर का, एक अर्थशास्त्री इस परिपेक्ष्य से करता है कि उसका जो अध्ययन करता है कि खरीद और बेचने में लागत क्या थी, मतलब उसको जब बनाई और उसको सेल करा तो उसमें कितनी लागत आई, कितना प्रॉफिट हुआ।
और जो दुकान वाला बेचेगा उसको कितना प्रॉफिट होगा, कितनी हानि होगी। इस प्रकार से एक वनस्पति शास्त्री का जो पर्सपेक्टिव होगा वो ये देखेगा कि जो चेयर है, कुर्सी है, उसके लकड़ी के विवरण के बारे में अध्ययन किया जाता है कि भाई किस प्लांट की है, कैसी है। इसी प्रकार से एक समाजशास्त्री की अभिरुचि ये जानने में रहेगी कि कुर्सी पर बैठने वाले की पद व स्टेटस, पद व परिस्थिति क्या है, स्टेटस क्या है उसका। तो ये समाजशास्त्री परिपेक्ष्य है। अर्थशास्त्री परिपेक्ष्य है कि कितना लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ। वनस्पति शास्त्रीय परिपेक्ष्य जो है उसी चेयर का विषय वस्तु एक ही है, तो वो इसके विवरण को समझाना चाहता है, लकड़ी के विवरण को कि उसकी क्वालिटी क्या है, किस प्लांट से लिए, कहाँ से लिए। लेकिन एक समाजशास्त्री ये देखना चाहेगा कि उस चेयर पे जो बैठने वाला है उसका स्टेटस क्या है, उसकी स्थिति क्या है। तो ये एक विशेष परिपेक्ष्य की ओर हमारा अभिमुखन, विशेष परिपेक्ष्य हमें आधार प्रदान करता है। कुर्सी का अध्ययन समाजशास्त्र में परिस्थिति प्रतीक के रूप में अध्ययन किया जाता है, ना कि हम चेयर से हमारे को कोई मतलब नहीं। अगला जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है समाजशास्त्रीय अवधारणाएं, सोशोलॉजिकल कॉन्सेप्ट या समाजशास्त्रीय संबोध। इसके अंतर्गत समाजशास्त्र में विभिन्न प्रकार की अवधारणाएं और यह अवधारणाएं तार्किक रूप से जुड़कर पराकथनों का निर्माण करती है। ये घटना की व्याख्या व विश्लेषण करने में सक्षम हो तो इसका सिद्धांत का निर्माण होता है। जब अवधारणाएं तार्किक रूप से जुड़ती है, पराकथन का निर्माण होता है, एक सेंटेंस का, स्टेटमेंट का निर्माण होता है। और अगर ये सेंटेंस किसी घटना की व्याख्या विश्लेषण करने में अगर सक्षम है तो इसके बाद सिद्धांत बन जाते हैं। अवधारणा किसे कहते हैं? किसी भी घटना, स्थिति, अनुभव व उसकी जटिलता को अमूर्तता के स्तर पर संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से एक शब्द अथवा शब्द समूह के माध्यम से प्रस्तुत करने का एक तरीका है। अवधारणा के अंतर्गत कोई घटना घटित हो रही है, कोई सिचुएशन है, कोई अनुभव है, कोई फीलिंग्स है, कोई स्थिति है, उसको अमूर्तता के स्तर पर संक्षिप्तीकरण करके उसको एक शब्द अथवा शब्द समूह के रूप में हम प्रस्तुत करते हैं, उसे हम अवधारणा कहते हैं। सिद्धांत निर्माण के लिए अवधारणा का स्थान है, लेकिन अवधारणाओं को हम सिद्धांत नहीं कह सकते, मतलब स्वयं में अवधारणा सिद्धांत नहीं है। समाजशास्त्र में ये चीज़ अपन को समझनी चाहिए कि जो संदर्भ समूह है, तो संदर्भ समूह रॉबर्ट के मर्टन ने जो दिया था इसका कॉन्सेप्ट, वो एक अपने आप में कोई सिद्धांत नहीं है, वो एक अवधारणा ही है, कॉन्सेप्ट ही है। जैसे संघर्ष सिद्धांत अपन कह देते हैं, तो संघर्ष एक कॉन्सेप्ट है, प्रकार्यवाद सिद्धांत, तो इस प्रकार्यवाद एक कॉन्सेप्ट है, उसको अपन सिद्धांत नहीं कह सकते। तो अवधारणाएं सिद्धांत निर्माण में महत्वपूर्ण स्थान रखती है, लेकिन अपन अवधारणाओं को सिद्धांत नहीं कह सकते। उसके पास फोर्थ टॉपिक आपका आता है पश्च तथ्य समाजशास्त्रीय व्याख्या, पोस्ट फैक्टिज्म सोशोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन। समाजशास्त्रीय अनुसंधान के अंतर्गत हम प्राय ये देखा गया है कि आंकड़ों को हम संकलित करते हैं। जैसे आपने एमए प्रीवियस में भी फील्ड वर्क आपने किया, तो हमने डाटा को एकत्रित करा, उसके पश्चात उनकी हम व्याख्या करते हैं कि जो भी हमने क्वेश्चन ईयर इंटरव्यू शेड्यूल तैयार करी, उसमें लोगों का जो आपके द्वारा जो क्वेश्चन पूछे गए उसका क्या रेस्पॉन्स आया, क्या, उसके आधार पर हम आगे की व्याख्या प्रस्तुत करते हैं या उनका डाटाओं का एनालिसिस करते हैं। तो समाजशास्त्र में मुख्यतः किसी रियलिटी को, सोशल प्रॉब्लम्स को, उसके पीछे क्या कार्य कारण छिपे हुए हैं, उनके अध्ययन करने के लिए इसी प्रकार के मेथड को हम काम में लेते हैं। इसको हम पोस्ट फैक्टिज्म सोशोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन कहते हैं, जिसमें तथ्यों को जो हैं उनको आंकड़ों के रूप में प्राप्त करके और हम सारा विश्लेषण करते हैं
और सोसाइटी की रियलिटी को या घटना के पीछे जो कारण है उनको देख कर हम निष्कर्ष निकालते हैं। इस प्रक्रिया के पोस्ट फैक्टिज्म सोशियोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन प्रक्रिया के अंतर्गत किसी पूर्व निर्धारित परिकल्पना के आधार पर निष्कर्ष न निकालकर आंकड़ों को देखकर निष्कर्ष निकाला जाता है। हम पहले क्या अध्ययन किए हैं, किसी ने क्या नहीं किया है, उसको इतना महत्व हम नहीं देते, या पहले की जो भी हाइपोथेसिस है या प्राकथन है उनको इतना महत्व न दे के उस समय जो आंकड़े हमें प्राप्त होते हैं उसी के आधार पर हम निष्कर्ष निकालते हैं। ऐसी पोस्ट फैक्टिज्म व्याख्या का स्तर आपात समीचीन, मतलब बहुत ही पॉसिबिलिटी वाला है, संभावी ग्रस्त है, मतलब कि जैसा अपन चाहते हैं वैसा ही रिजल्ट निकल के आता है, जिसका प्रमाणिक मूल्य बहुत निम्न है। अगर हम उसको वापस क्लासिफिकेशन करना चाहे, कोई दूसरा व्यक्ति करना चाहे, तो उसका अर्थ अलग तरह से निकल के सामने आता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल इसका समझाना चाहूँगा। इस एग्जाम्पल के अंतर्गत इन्होंने ये समझाना चाहा है कि जैसे कि बेरोजगार युवाओं का जैसे अपन अध्ययन कर रहे हैं, उनकी पुस्तक पढ़ने से संबंधित अपना अध्ययन है कोई, तो उसमें बेरोजगार व्यक्ति पहले की तुलना में कम पुस्तक पढ़ते हैं। तो इसकी व्याख्या इस आधार पर की जाती है कि बेरोजगार व्यक्ति अपनी स्थिति के कारण पहले की तुलना में कम पुस्तकें पढ़ते हैं। अपनी सिचुएशन, स्थिति के कारण वे पहले की तुलना में कम पुस्तकें पढ़ते हैं। ये एक पराकथन था, पराकथन है बेरोजगार व्यक्ति पहले की तुलना में कम पुस्तक पढ़ते हैं। तो इसकी व्याख्या ये है कि बेरोजगार व्यक्ति अपनी स्थिति के कारण पहले की तुलना में कम पुस्तक पढ़ते हैं, क्योंकि वे तनावग्रस्त रहते हैं और अधिक तनाव के कारण एकाग्रता प्राप्त करना संभव नहीं होता। स्वाभाविक रूप से उनमें पुस्तक पढ़ने की संख्या में कमी हो जाती है। ये एक व्याख्या कर दी हमने। बेरोजगार व्यक्ति पहले की तुलना में कम पुस्तक पढ़ते हैं। दूसरे व्यक्ति ने इसका अध्ययन करा, ये तर्कसंगत लगती है, मतलब ये व्याख्या जो हमने करी तर्कसंगत लगती है। अगर कुछ समय के पश्चात ये पता लगाने कि पूर्व आंकड़े त्रुटिपूर्ण थे या तथ्य रूपण यह पाया गया कि बेरोजगार व्यक्ति पहले से अधिक पुस्तक पढ़ते हैं। वापिस मान लो स्टडी करी किसी ने, उसने पोस्ट फैक्टिज्म व्याख्या प्रस्तुत की, वो यूँ कहते हैं कि बेरोजगार व्यक्ति के पास अधिक अवकाश है, सेकंड जो स्टडी हुई, अतः वे पहले की तुलना में अधिक पुस्तक पढ़ते हैं। तथ्य कुछ भी हो, व्याख्या को तर्क के साथ युक्त रूप में बैठाने का प्रयास समाजशास्त्र में किया जाता है। सेकंड वाले ने ये डिसाइड कर दिया, अपने जो प्रकथन बनाया कि बेरोजगार व्यक्ति पहले से, मतलब जब वो रोजगार में थे उस समय की अपेक्षा अधिक पुस्तक पढ़ते हैं वो, क्योंकि इसलिए उनके पास समय है, इसलिए वो अधिक पुस्तक पढ़ते हैं। तो सोशियोलॉजी में तथ्यों को जो तर्क के साथ उनको तार्किकता के या युक्त रूप में बैठाकर उनका निष्कर्ष निकाल लिया जाता है। इसको पोस्ट फैक्टिज्म सोशियोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन समाजशास्त्र में कहते हैं और इसी को सिद्धांत मान लिया जाता है। पोस्ट फैक्टिज्म व्याख्या किसी प्रघटना के कारण को समझाती तो है, लेकिन उसके प्रमाण की शीतलता के कारण सिद्धांत नहीं कही जा सकती। मतलब किसी प्रघटना के कारण को समझा तो देती है कि भाई क्यों ऐसी घटनाएं घटित हो रही है, ऐसा कि लोग क्यों कर रहे हैं, लेकिन उसको अपन प्रमाण की, मतलब इतना उसको सेकंड व्यक्ति को चेक करेगा, थर्ड व्यक्ति को चेक करेगा तो हरदम रिजल्ट अलग निकल के आएंगे, क्योंकि आप जैसा चाहते हो वैसा उनको तथ्यों को, आंकड़ों को अपने अनुसार उनको व्यवस्थित कर के उसको तार्किक रूप से उस पराकथन को आप प्रूव करने की कोशिश करते हो। ये था आपका फोर्थ पॉइंट। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट आता है अनुभविक सामान्यीकरण, एम्पिरिकल जनरलाइजेशन। अनुभविक सामान्यीकरण के विषय में रॉबर्ट के मर्टन ने कहा है कि हम समाजशास्त्र सिद्धांत का उद्देश्य सामाजिक एक रूपता से संबंधित सामाजिक पराकथनों के निर्माण से संबंधित है। समाजशास्त्र में जो सिद्धांत बनाए जाते हैं उनको सामाजिक एक रूपता प्रदान करने की कोशिश की जाती है। जैसे रॉबर्ट इमाइल दुर्खिम ने सुसाइड की थ्योरी दिया कि गर्मी में लोग ज़्यादा सुसाइड करते हैं सर्दी की अपेक्षा, अविवाहित
लोग विवाहित की अपेक्षा अधिक आत्महत्या करते हैं। तो ये जो उन्होंने सामाजिक एकरूपता का जो संबंध स्थापित करा, प्रकथनों के निर्माण से संबंधित समाजशास्त्री सिद्धांत होते हैं और उनका उद्देश्य बस यही रहता है कि सामाजिक एकरूपता को पराकथनों के माध्यम से स्थापित किया जाए। तो एम्पिरिकल जनरलाइजेशन में यही होता है कि पराकथनों की सामाजिक एकरूपता स्थापित कर कर उससे सिद्धांत बनाने की कोशिश की जाती है। समाजशास्त्र सिद्धांत का उद्देश्य सामाजिक एकरूपता से संबंधित सामाजिक पराकथनों के निर्माण से संबंधित है। कथनों से कारणों का स्पष्टीकरण नहीं होता, जो भी हमने सेंटेंस बनाया उससे कारणों का स्पष्टीकरण नहीं होता। कारण समझने की प्रक्रिया ही सिद्धांत के समीप है। जो कारण आया वो क्यों आया, कैसे आया, उसको समझना ही सिद्धांत, जब हम सिद्धांत के ज़्यादा नज़दीक जा सकते हैं। अनुभविक सामान्यीकरण कार्य और कारण के मध्य संबंध चरों वेरिएबल के परस्पर संबंधों के आधार पर करता है। अनुभविक जो सामान्यीकरण है उसमें जो घटना घटित हो रही है उसके पीछे क्या कारण है, उन दोनों के बीच में वेरिएबल्स हैं उनके बीच में क्या संबंध है, इसी के आधार पर अनुभविक सामान्यीकरण निकाला जाता है। उदाहरण के रूप में जैसे एग्जाम्पल लें, आंकड़ों से पता लगाया गया कि शहरों में आत्महत्या की दर अधिक है। इस पक्ष के आधार पर शहर और आत्महत्या चरों वेरिएबल के मध्य संबंध पता चलता है। मतलब आंकड़ों के आधार पर यह पता लगाया गया कि शहरों में आत्महत्या की दर अधिक है। तो इसमें वेरिएबल्स क्या हैं, दो वेरिएबल्स हैं, आत्महत्या और शहर। इनके बीच में क्या संबंध है, बीच में संबंध का पता चलता है वेरिएबल से। पर यह संबंध यह नहीं दर्शाता कि ऐसा क्यों होता है, मतलब शहरों में ही लोग क्यों ज़्यादा आत्महत्या करते हैं, ये भी तो स्पष्ट करना जरूरी है। बस दोनों के बीच में संबंध बता दिया, शहर और सुसाइड के बीच में, लेकिन इन वेरिएबल में ऐसा संबंध क्यों है, इस चीज़ को भी स्पष्ट करना अति आवश्यक है। वेरिएबल के या चरों के मध्य संबंध स्थापित कर सामान्यीकरण करने की प्रक्रिया सिद्धांत नहीं है, इसे मात्र अनुभविक सामान्यीकरण कहा जाएगा। जब हम वेरिएबल जो चर हैं उनके बीच में हम संबंध स्थापित करके वो सामान्यीकरण जनरलाइजेशन करते हैं कि ऐसा ही होता है, सभी शहरों में ऐसा होता है कि शहरों में आत्महत्या की दर अधिक होती है, तो ये हमने एक जनरलाइजेशन कर लिया पूरे वर्ल्ड के लिए, पूरे विश्व के लिए। तो इसको हम सिद्धांत नहीं कहेंगे, इसको अनुभविक सामान्यीकरण कहा जाएगा कि ऐसा अनुभव किया गया, ऐसा इंद्रियों के द्वारा देखा गया है। जैसे फॉर इसका एक एग्जाम्पल अपन लें कि पुण्य करके व्यक्ति स्वर्ग जाता है, ये एक मतलब कि क्या है, एक्सपीरियंस है, मतलब इसको सेंस एक्सपीरियंस, मतलब कि जो इंद्रिय जन्य अनुभविक अपन इसको नहीं मान सकते, क्योंकि इसका सामान्यीकरण तो है। सब लोग कहते हैं कि पुण्य करने से करके व्यक्ति स्वर्ग जाता है, लेकिन इसको अनुभविक नहीं है। क्या नहीं है, ये अनुभविक नहीं है, क्योंकि स्वर्ग का आधार इंद्रिय अनुभविक नहीं है, मतलब इनको अपने सेंस ऑर्गन के द्वारा अपन फील नहीं कर सकते। तो समाजशास्त्र में इस चीज़ को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है कि जो कोई घटना घटित हो रही है तो वह अनुभविक हो, जिसको कि हम अनुभव कर सकें, फील कर सकें, जिसको महसूस कर सकें, जिसको देख सकें, जिसका अवलोकन कर सकें, तो ही हम उसका जनरलाइजेशन कर सकते हैं। इसलिए समाजशास्त्र में जो भी पराकथन तैयार किए जाते हैं उन चरों वेरिएबल के मध्य में संबंध स्थापित करके उनका सामान्यीकरण किया जाता है। पराकथनों में ये चीज़ होती है और इस सब्जेक्ट को अनुभविक सामान्यीकरण कहा जाता है। और समाजशास्त्र में अधिकांश जो थ्योरीज है, स्टडीज है, वो इसी आधार पर होती है, एम्पिरिकल जनरलाइजेशन पर। उसके बाद लास्ट टॉपिक आपका आता है समाजशास्त्री सिद्धांत, सोशियोलॉजिकल थ्योरी। अब आप ये कहोगे कि समाजशास्त्री सिद्धांत, फिर लास्ट के टॉपिक से आप कंफ्यूज होगे। बात ये समझने की है कि रॉबर्ट के मर्टन ने समाजशास्त्री सिद्धांत के अंतर्गत 6 प्रकार के अर्थों को वर्ग, ये अर्थ बता रहे हैं कि इस प्रकार के समाजशास्त्र में सिद्धांत पाए जाते हैं। तो एक समाजशास्त्री सिद्धांत है, वो किसने, मुख्यतः इमाइल दुर्खिम का नाम बहुत ज़्यादा आता है। सुसाइड थ्योरी उनकी है, श्रम विभाजन है,
हैं, सामाजिक तथ्य हैं, ये सारी चीज़ें जो है तो मुख्यतः सुसाइड को, जैसे रॉबर्ट के मर्टन ने सुसाइड जो उनकी थ्योरी थी उसको टच करा कि उन्होंने जो समाजशास्त्र में जो सिद्धांत दिए उसको रॉबर्ट के मर्टन अपने तरीके से उसकी जो कमियां हैं उनको समझाना चाहते हैं, उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो दूसरे प्रकार के समाजशास्त्रीय सामान्यीकरण पहले प्रकार के सामान्यीकरण से भिन्न है। समाजशास्त्र में ऐसे सिद्धांतों की बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिलती है कि अपन जो मानते चले आ रहे हैं कि शहरों में ज़्यादा आत्महत्याएं होती है गाँव की अपेक्षा, तो ये एक जनरलाइजेशन है। अब ऐसा कोई व्यक्ति नहीं आया या ऐसी कोई स्टडी नहीं करी, ऐसे कोई डाटा उसने नहीं प्रेजेंट करे जो ये कहे कि नहीं गाँव में शहरों से अधिक आत्महत्या होती है। तो इस प्रकार के समाजशास्त्र में सिद्धांत बहुत कम देखने को मिलते हैं। सब अनुसरण करते हैं, जो पहले वाला सिद्धांत है उसका अनुसरण करते हैं, जो जनरलाइजेशन किसी ने कर दिया वो वैसा ही मान के चलते हैं। लेकिन साइंस में जो नेचर साइंस के जो सब्जेक्ट हैं, प्रकृति विज्ञान के जो विषय हैं, भौतिक शास्त्र हुआ, रसायन शास्त्र हुआ, वनस्पति शास्त्र हुआ, प्राणी शास्त्र हुआ, वो ऐसा नहीं होता है कि पहले की स्टडी नेक्स्ट जो स्टडी होगी वो एक कोई नई चीज़ लेके आएगी, नई थीम को तरह से उस चीज़ को समझाना चाहेगी। तो ये समाजशास्त्र के सिद्धांतों में एक बहुत बड़ी कमी है कि अपन पहले वाले जो विचारधारा है उसी को पूर्व गृह से प्रभावित होकर उसके अनुसार ही पराकथन बनाते हैं और उसके अनुसार ही वेरिएबलों में इनमें संबंध बताकर और तार्किक संबंध बताकर और जनरलाइजेशन करने की कोशिश करते हैं। मट्टन ने इस संबंध में दुर्खिम द्वारा आत्महत्या के सिद्धांत का उल्लेख किया है। उन्होंने इस चीज़ को समझाने के लिए इस सिद्धांत में अनुभविक सामान्यीकरण को सिद्धांत के रूप में व्याख्या के माध्यम से निर्मित किया गया है। जो अनुभविक सामान्यीकरण था उनका एम्पिरिकल जनरलाइजेशन जो था उसको सिद्धांत के रूप में व्याख्या के माध्यम से निर्मित किया गया है। सांख्यिकी एकरूपता के प्रतिमान के रूप में यह तथ्य स्पष्ट रूप से उभर कर आया है कि कैथोलिक समुदाय में प्रोटेस्टेंट समुदाय की तुलना में आत्महत्या की दर कम है। मतलब इमाइल दुर्खिम ने जो सांख्यिकी जो तथ्य मतलब एकीकृत किए थे उससे एक पैटर्न, एक प्रतिमान ये निकल के आया कि कैथोलिक समुदाय में प्रोटेस्टेंट समुदाय की तुलना में आत्महत्या की दर कम है। यह सांख्यिकी सामान्यीकरण केवल अनुभविक एकरूपता के प्रतिमान को इंगित करता है। ये सांख्यिकी जो हमने सामान्यीकरण जनरलाइजेशन निकाला वो अनुभविक एकरूपता के प्रतिमान जो पैटर्न है जो मैंने आपको समझाया इससे पहले उसको इंगित करता है, उसको बताता है एवं सिद्धांत के रूप में तभी महत्वपूर्ण हो सकता है जबकि इसका संबंध अन्य पराकथनों से जोड़ा जाए। और भी पराकथनों से इसको जोड़ना अति आवश्यक है कि कैथोलिक समुदाय के लोग प्रोटेस्टेंट समुदाय की तुलना में आत्महत्या की दर उनमें कम पाई जाती है। तो क्यों पाई जाती है, क्या कारण है इसका, और पराकथनों के साथ भी जोड़ना अति आवश्यक है, तभी हम इसको एक सिद्धांत कह सकते हैं। नहीं तो इसको अनुभविक सामान्यीकरण या एम्पिरिकल जनरलाइजेशन ही कहा जाएगा, ये आर के मट्टन कहते हैं। दुर्खिम के द्वारा जिन पराकथनों का निर्माण हुआ है उनको मट्टन ने पुनः प्रस्तुत किया है। उन्होंने उसको एक सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश करी है। इनके माध्यम से आत्महत्या के सिद्धांत को सिद्धांतिक परिप्रेक्ष्य में समझा जा सकता है। वो कहते हैं कि इस आत्महत्या के सिद्धांत को एक अनुभविक सामान्यीकरण से इसको निकाल कर हम इसको सिद्धांतिक जो थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव है उसमें हम इसको समझ सकते हैं। वो पहला पॉइंट कहते हैं सामाजिक एकता समूह के उन सदस्यों को जो कि व्यापक तनाव व चिंताओं से ग्रसित रहते हैं मनोबल व सबल प्रदान करती है। आर के मट्टन कहते हैं कि जो समाज में जो एकता पाई जाती है वो समूह के सदस्यों को एक जो समूह के सदस्य हैं जो तनाव व चिंताओं से ग्रसित हैं उनको एक मनोबल व सबल प्रदान करती है। पहला तो ये बताते हैं। दूसरा पॉइंट बताते हैं आत्महत्या उन तनावों एवं चिंताओं का प्रतिफल है जिनको व्यक्ति अपने भीतर छिपाकर व दबाकर रखता है। यह आत्महत्या को डिस्क्राइब किया है। सामाजिक एकता वाले थर्ड पॉइंट में सामाजिक एकता वाले समूहों में व्यक्ति अपनी चिंताओं व तनावों को अन्य सदस्यों से सहभागिता करता है। ये कहते हैं कि जिस समूह में सामाजिक एकता पाई जाती है वह व्यक्ति अपनी चिंताओं तनावों को अन्य लोगों से क्या करता है, शेयर करता है, सहभागी करता है। कैथोलिक अब ये इसको जो अनुभविक एम्पिरिकल है उसको अब लास्ट में ये प्रेजेंट कर रहे हैं। कैथोलिक लोगों में प्रोटेस्टेंट धर्म की अनुयायियों की तुलना में सामाजिक एकता अधिक पाई जाती है।
इसलिए वो आत्महत्या कम करते हैं। रीजन बता दिया, कारण एकदम फैक्ट उसका, ना कि डाटा तथ्यों के आधार पर। दूसरा है, अतः कैथोलिक संप्रदाय के लोगों में प्रोटेस्टेंट लोगों की तुलना में आत्महत्या की दर कम पाई जाती है। तो ये रीजन बता दिए। क्या क्या रीजन है? कैथोलिक लोगों में सामाजिक एकता अधिक पाई जाती है और सामाजिक एकता के कारण लोगों के जो तनाव व चिंताएं होती है उनको व्यक्ति भीतर छिपा के नहीं रखकर लोगों से शेयर करता है और लोग उसका समाधान निकालते हैं। और सामाजिक एकता वाले समूह में व्यक्ति अपनी चिंताओं व तनावों को अन्य सदस्यों से सहभागिता करता है, मतलब शेयर करता है, तो उसकी प्रॉब्लम्स का समाधान निकलता है, उससे आत्महत्या की दर कम हो जाती है। तो इनको अनुभविक सामान्यकरण को आर के मट्टन ने और अन्य प्रकरणों से जोड़कर उसको स्पष्ट कर कर और लास्ट में ये कहना चाहा कि हम इस तरह से इसका अनुभविक सामान्यकरण एम्पिरिकल जनरलाइजेशन को हम सिद्धांतिक परिप्रेक्ष्य में समझ सकते हैं। ये सारा जो मैंने आपको आज का जो वीडियो ये प्रस्तुत करा है, इसमें आर के मट्टन के जो समाजशास्त्र सिद्धांत के जो 6 अर्थों में उन्होंने जो वर्गीकृत करा है, इसको मैं जो भी लिटरेचर जहाँ से लिया है मैंने समझा है, वो समाजशास्त्री सिद्धांत, विवेचना, व्याख्या, सोशियोलॉजिकल थ्योरी, इंटरप्रिटेशन एंड एक्सप्लेनेशन, ये नरेंद्र कुमार सिंघी की पुस्तक से मैंने अध्ययन करके आपको समझाया है। रावत पब्लिकेशन की ये बुक है, इसमें ये सारी हिंदी में ये बुक है और इंग्लिश में भी इसकी बुक आपको मिल सकती है। रावत पब्लिकेशन सोशलॉजी की काफ़ी बुक्स हैं इन्होंने हमें उपलब्ध कराई है, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के स्टूडेंटों के लिए। और सोशलॉजी में बहुत ही अच्छा एक मतलब कि पब्लिकेशन है जिसमें अधिकांश, मतलब कि प्रचार नहीं करना चाह रहा हूँ, अधिकांश बुक आपको सोशलॉजी की इसमें मिल सकती है रावत पब्लिकेशन के अंतर्गत। अन्य पब्लिकेशंस भी हैं जिनमें सोशलॉजी की बुक्स मिलती है, जैसे साहित्य पब्लिकेशन से उनकी भी बुक्स हैं, और वीरेंद्र प्रकाश शर्मा उनकी भी बुक्स है, विवेक प्रकाशन की बुक्स है, और अन्य जो भी कोई प्रकाशन है उनकी बुक्स भी मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा ग्रुप में। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगला जो टॉपिक होगा वो इस समाजशास्त्री सिद्धांत से ही संबंधित होगा, इसकी विशेषताएं और इसके स्वरूप को मैं आपको बताना चाहूँगा।